हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पटवारी का 9 दिसंबर 2017 को होने वाले पेपर को, जो कि पहली शिफ्ट का पेपर है। इसमें क्या क्या पूछा गया था आज हम इस प्रश्न पत्र में पूरा देखेंगे। 20 क्वेश्चन है इसमें और 20 नंबर के ही हैं और ये इसकी पूरी डिटेल है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं इसको। अब मैं यहाँ पे आप जल्दी से इस प्रश्न पत्र को हल करवाते हैं क्योंकि 100 प्रश्न है, टाइम कम है। ठीक है, इनके हम आंसर आपको बताते जाएंगे और आप इनके प्रश्नों को लिख लें या देख लें। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कौन सा टॉपिक, जनरल नॉलेज का। तो जनरल नॉलेज से संबंधित 20 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे 9 दिसंबर 2017 को, जो पटवारी एग्ज़ाम हुआ था। पुराना पेपर है ये। इसमें पूछा था पहला प्रश्न कि विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य खालिस्तान था, तो कौन सा था? असम। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं काष्ठ विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर है बेंगलोर। और इसके बाद हमारा जो तीसरा प्रश्न है कि भारत में कौन सी संस्था एक लोकप्रिय विज्ञान मासिक साइंस रिपोर्टर का प्रकाशन करती है, तो इसका आंसर है NISCAIR। ठीक है, ऐसे भी लिखा हुआ है, ऐसे भी लिखा हुआ है, आप इसको शॉर्ट में NISCAIR भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट प्रश्न दिया था निम्नलिखित में से कौन सी नदी भोपाल के सबसे निकट बहती है, तो इसका राइट आंसर है बेतवा। इसके बाद 5वां प्रश्न था कि राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। देखिए, खेल दिवस ज़रूर एक न एक ज़रूर आ रहा है हर शिफ्ट में, इसलिए आपको खेल दिवस बहुत अच्छे से कर लेना है। और क्वेश्चन नंबर 6वां है कि एक राज्य का राज्यपाल एक खालिस्तान होता है, तो संवैधानिक प्रमुख क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट प्रश्न था 7वां कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको CAG बोलते हैं, CAG यानी कैग कौन है? तो राजीव महर्षि। कौन है? राजीव महर्षि। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8वें की, और 8वें प्रश्न में पूछा है कि भारत के पहले ODI मतलब होता है यहाँ पर वनडे क्रिकेट का कप्तान। ठीक है, ODI यानी वनडे। ठीक है, तो कौन था भारत का पहला जो वनडे हुआ था उसका क्रिकेट कप्तान कौन था? तो अजीत वाडेकर। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 90 की बात करते हैं, तो पूछा था स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किसे जाना जाता है, तो भारत के पहले सफल परमाणु बम परीक्षण के लिए कोड का नाम था ये। ठीक है, किसी का नाम नहीं, ये एक तरह से कोडिंग थी जो कि भारत के पहले सफल परमाणु बम परीक्षण के लिए कोड रखा गया था। ठीक है, ये आपको याद रखें। पूरा डिस्क्रिप्शन पूरे ऑप्शन हम इसलिए नहीं बता रहे हैं आपको पढ़ के, क्योंकि टाइम कम है। आपको एक प्रश्न पत्र एक वीडियो में हम आपको कंप्लीट करके देना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर सभी नहीं बता रहे हैं, सिर्फ आंसर उनके बताते जा रहे हैं आपको। ठीक है, आप चाहें तो पॉज करके वीडियो को और एक एक विकल्प आप पढ़ कर देख लें कि और विकल्प चारों कैसे पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 10वें की, तो अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती हैं? बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है, आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं इसको। तो इसमें 24 तीलियाँ होती हैं, इसका राइट आंसर, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं हुआ। प्रश्न क्रमांक 11वां आपका था कि हमारे देश में आयोजित उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराना है, तो उसका आंसर है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12वें की बात करते हैं, तो प्रश्न क्रमांक 12वें में पूछा था कि विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे, तो विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो कोलकाता में है, तो कोलकाता में हम इसको पाएंगे। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 13वां, और प्रश्न क्रमांक 13वें में पूछा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा जबलपुर में है और सबसे कम अलीराजपुर में है 2017 में। आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, इसको बहुत अच्छे से याद रखें, ज़्यादा और कम कहाँ पर है। ठीक है, मध्य प्रदेश के पटवारी हैं, इसलिए यहाँ पर मध्य प्रदेश से संबंधित जानकारी आपको ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। उसकी जनसंख्या, उसका क्षेत्रफल, उसके बारे में हर चीज़ आपको पता होना चाहिए, इसको अच्छे से पढ़ लें। इसके बाद विंध्य श्रेणी, जो हमारा प्रश्न क्रमांक 14वां है कि विंध्य श्रेणी में सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, तो गुडविल चोटी, जिसको सद्भावना शिखर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा था कि कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है, तो तामस नदी। ठीक है, तामस नदी इसका नाम है।
इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 की बात करते हैं। तो 16 प्रश्न पूछा था कि सड़क मार्ग, राजमार्ग, बंदरगाहों के लिए भारत का कौन सा मंत्री है। इस जो सड़क निर्माणों को देखता है, बंदरगाहों को देखता है, राजमार्गों को देखता है, वो कौन सा मंत्री होता है। तो वो मंत्री आपका जो है सड़क परिवहन मंत्री बोलते हैं उनको, जो कि हमारे कौन थे उस समय, नितिन गडकरी 2017 में। ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 की बात करें तो सोनगिरी खालिस्तान का तीर्थ स्थान किसका है, सिख का, बुद्ध, मुसलमानों का, जैन का। तो इसका राइट आंसर है जैन का। ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 की बात करते हैं। तो पूछा था खालिस्तान सिंध और बेतवा नदियों के बीच स्थित है, कौन है। तो शहरों के नाम दिए गए थे, तो राइट आंसर है इसका अशोकनगर। ठीक है, अशोकनगर इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 19 की बात करें तो 19 में पूछा था उदयगिरी और खंडागिरी गुफाएं कहाँ हैं। ठीक है, खंडगिरी की गुफाएं कहाँ हैं, तो उड़ीसा में हैं। ठीक है, उदयगिरी की गुफाएं। इसके अलावा उदयगिरी की गुफाएं जो है विदिशा के पास भी स्थित हैं, लेकिन ये फेमस जो है वो पूछी हुई हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 20वां प्रश्न पूछा था जनरल नॉलेज में आपका, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, ये थे हमारे जीके के 20 प्रश्न जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। इसके बाद अब हमारी आती है जनरल मैथ एवं जनरल एप्टीट्यूड के प्रश्न, जिसमें आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के रहेंगे। ठीक है, आपको ये समय सीमा में हल करना है। अब यहाँ पर प्रश्न देखें आप और उनके आंसर भी देख लें क्या है कि यदि 1 अप्रैल 1998 को बुधवार था तो 25 दिसंबर 1998 को कौन सा दिन पड़ता है। तो आपको निकाल लेना है इसको। अब बाकी आपको अगर इनका हल सहित चाहिए हो कि कैसे आया ये आंसर, तो आप कमेंट करके लिख भेजें। तो इसका जो राइट आंसर है वो शुक्रवार है। ठीक है। इसके बाद 22वां प्रश्न आता है आपका। 22वां यहाँ पर प्रश्न है आपका कि समीकरणों 2x + 3y = 8, 5x + 4y = 13 में x और y के हल हैं, क्या हैं। तो x का मान 1 और y का मान 2। ठीक है, यहाँ पर ये आंसर इसका आएगा। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर एक बहुभुज जिसकी 8 भुजाएं हैं क्या कहलाता है। तो उसके नाम से ही, उसकी भुजाओं से ही समझ में आ रहा है कि इसका आंसर होगा अष्टभुज। प्रश्न क्रमांक 24 में पूछा था कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 1575 को गुणा किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो इसका राइट आंसर है 7। ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 25वां आता है। 25 में पूछा था कि यदि 8075 को यानी 8075 को 2 अंकीय संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है तो इन संख्याओं का योगफल है। तो इसका आंसर है 180। प्रश्न क्रमांक 26 में पूछा था कि अब्दुल 100 पृष्ठों वाली पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ता है और अकबर ने उसी पुस्तक का 2/5 भाग पढ़ा, तो निम्न कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है। नहीं शब्द पर ध्यान देना है आपको। तो अब्दुल ने अकबर से आधा पढ़ा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 27 की बात करते हैं। तो इसमें पूछा था 2 का क्या घात 2 पे घात 10 का आधा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 पे घात 9। इसके बाद बात करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 28वें की। और 28वें प्रश्न में पूछा था कि यदि एक आयत का विकर्ण 65 सेंटीमीटर है और एक भुजा 63 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। और इसके बाद आपको प्रश्न क्रमांक 29 में पूछा था कि औसत निकालिए। यहाँ पर 5 संख्याएं दी गई थी, 17, 21, 17, 27, 18, 27। इनको जोड़कर 5 से भाग लगा देंगे, 5 संख्याएं हैं, तो आपका जो राइट आंसर है 20 इसका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पूछा था 30वें प्रश्न में कि दिए गए समीकरण का मूल्यांकन करें। तो इसमें इस प्रकार से मूल्यांकन दिया गया था और इसको आप हल करेंगे तो आपका इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 31 की। और 31वें प्रश्न में पूछा था कि धनात्मक पूर्णांक x, y और z 3 पूर्णांक संख्या दी गई हैं। यहाँ पर x गुणा y = 14, y गुणा z = 10 और z गुणा x = 35 को संतुष्ट करते हैं। x + y + z का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14। और 32वां प्रश्न है हमारा कि एक पति और पत्नी की औसत आयु 7 वर्ष पहले 27 वर्ष थी। 7 वर्ष पहले 27 वर्ष थी जब उनका विवाह हुआ था। ठीक है, जब उनका विवाह हुआ था तो 27 वर्ष थी उनकी 7 वर्ष पहले। अब पति पत्नी और उनके पुत्र की औसत आयु 24 वर्ष है। अभी पुत्र की आयु क्या है। तो पुत्र की आयु इसमें पूछी गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4।
ठीक है। इसके बाद 33वां प्रश्न पूछा था कि लुप्त संख्या x निकाली। x जहाँ दिया गया था उसकी जगह पे आपको उसकी संख्या पता करना थी, तो 2x दिया था, 3 12 6 24, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। x का मान यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 34वां जो था दिया गया था कि एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 0.4 मिनट में एक खंभे को पार करती है। 450 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए यह मिनट में कितना समय लेगी? तो 1 मिनट का समय ये लेगी। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 35वें की, जिसमें एक प्रश्न दिया गया था श्रेणी वाला कि 5, 10, 15, 20 और ऐसी श्रेणी और गई थी। श्रेणी में 15वां पद ज्ञात करना था, तो 15वां पद इसका आता 75वां। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 36वां, जिसमें पूछा गया था कि कुणाल और गणेश की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात क्रमशः 3:5 है। यदि अब से 4 वर्षों के बाद कुणाल गणेश से 12 वर्ष छोटा होगा तो कुणाल की वर्तमान आयु क्या है? तो इसका राइट आंसर है 18 वर्ष। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 37 की बात करते हैं, तो 37वें में पूछा गया था कि एक संख्या को जब 361 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 47 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त शेषफल क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 38वें की, तो इसमें पूछा था कि समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले एक शंकु और एक बेलन के आयतनों के बीच का अनुपात क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है 1:3। ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 39वें प्रश्न में पूछा था कि सरल करना था। ठीक है। 27/3 गुणा 3 सही -5/3 गुणा ये घनमूल है, घन का निशान है। ठीक है। तो अंडर रूट में 3 माइनस घात थी, इस पर 7 गुणा 3/4। इसको आपको सरल करना था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1/3। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 40वें की, जिसमें पूछा गया था निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा 4006020। ठीक है। ये इसका राइट आंसर है। ये थे हमारे 20 प्रश्न गणित के। इसके बाद हम अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारे जनरल हिंदी का। इसमें भी आपको 20 प्रश्न 20 नंबर के पूछे गए हैं, जिसको आपको जो है यहाँ पे ध्यान से देखना है। बहुत ही इजी जो है हिंदी का पेपर आया हुआ था, आप अच्छे से कर सकते हैं, हमें उम्मीद है। और प्रश्न क्रमांक 41वां जो है आपका पूछा गया था कि स्वर सहित व्यंजन है, जिसमें स्वर भी है, ऐसा व्यंजन कौन सा है? तो इसमें का है जो कि आपका स्वर सहित व्यंजन है। बाकी सभी में हलंत लगे हैं, इसका मतलब इनमें स्वर हैं, और ई अपने आप में खुद ही एक स्वर है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 42 की बात करें तो पूछा गया था कि जिन वर्णों का उच्चारण नाक और मुख से होता है वो क्या कहलाते हैं? तो उनको हम बोलते हैं अनुनासिक। ठीक है। जिनको नाक से बोलते हैं उनको अनुनासिक बोलते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था आपका 43वां कि रा से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन है तो रा का प्रयोग कैसे किया जाता है? तो प्राचीन। ठीक है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 44वां, और पूछा था कि बर्तनों की त्रुटियों से अर्थ में खालिस्तान आ जाता है तो क्या आ जाता है? अंतर। अगर बर्तनी यानी बोलने में अंतर आता है, त्रुटि होती है, तो उसके अर्थ में अंतर आ जाता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 45 की, और प्रश्न क्रमांक 45 में पूछा था कि कैसा चांद खालिस्तान सुंदर चेहरा है? इस वाक्य में उचित निपात का चयन कीजिए। तो देखिए चांद एक तरह से उसका जो है तुलना कर रहे हैं यहाँ पर, जो चांद सा आएगा यहाँ पर, कैसा चांद सा सुंदर चेहरा है। ठीक है। ही भी नहीं आएगा, भी नहीं आएगा, तो भी नहीं आएगा, लेकिन सा आएगा, तो इसका राइट आंसर सा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 46 में पूछा था कि बाण का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीर। ठीक है। बाण को तीर भी कहते हैं। पर्यायवाची पूछा हुआ था, इसलिए पर्यायवाची भी आप अच्छे से देख लें। 47वां प्रश्न है कि जिसकी 4 भुजाएं हों के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो चतुर्भुज। ठीक है। चतुर्भुज इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 भुज नहीं होगा, इसका जो शब्द में जो बोला जाता है आमतौर पर वो चतुर्भुज बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि लौटकर आया हुआ के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो प्रत्यागत इसको बोलते हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसका। और 49वां जो प्रश्न है हमारा, उसमें पूछा था कि देवर्षि का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो देव प्लस ऋषि, इसका राइट आंसर हो जाएगा देव प्लस ऋषि। ये जो है 10वीं में आपने पढ़ी होंगी, और 10वीं क्लास में अभी भी हैं, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं उसमें से। इसके बाद रक्षक का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भक्षक। और इसके बाद हमारा है ती प्रत्यय। ती प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो ती प्रत्यय जो है आपका शक्ति में है। ठीक है।
इसके बाद हम बात करते हैं 52वें प्रश्न की। 52वें प्रश्न में पूछा है कि देवासुर शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। तो द्वंद्व समास है इसमें, देव और असुर। जब दो शब्द दो एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो वहाँ पर आपका द्वंद्व समास हो जाता है। और इसके बाद बात करते हैं मुहावरा, जो कि आपका प्रश्न क्रमांक 53 में पूछा है कि सिर से पैर तक मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। तो आदि से अंत तक इसका राइट आंसर है। और इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 54 की। तो इसमें पूछा है कि शासन, शासन यहाँ पर अशुद्ध लिखा हुआ है इस प्रकार से, तो शासन का शुद्ध रूप है, इसको शुद्ध रूप में हमें लिखना है, तो इसका शुद्ध रूप होता है शासन। इस प्रकार से इसको हम शुद्ध रूप में लिखेंगे तो आपको इस प्रकार से जो है शासन लिख कर आना है। इसके बाद हम बात करते हैं 55वें प्रश्न की। तो इसमें पूछा था हम मानव को मुक्त करेंगे, यही विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है। तो इसमें है वीर रस। ठीक है। इसके बाद 56 जो प्रश्न में है हमारा 56वां, इसमें पूछा था सुहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात में कौन सा अलंकार है। तो अलंकार पूछा है। ठीक है। इसमें तो हमें अलंकार बताना है, तो इसमें अलंकार है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 57वें की। इसमें पूछा था बद उपसर्ग किस भाषा का है। तो उर्दू फारसी का ये उपसर्ग है या उस भाषा का है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 58वें नंबर के प्रश्न की, जिसमें पूछा था मेखलाकार पर्वतापार अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़ा, अवलोक रहा था बार बार नीचे जल में निज महाकार। तो इसमें जो आपका अलंकार है वो है रूपक अलंकार। इसमें भी अलंकार पूछा था, तो अलंकार भी बहुत पूछे गए हैं, दो प्रश्न इसमें अलंकार के हैं। इसके बाद पूछे थे स्थायी भाव के साथ ही होते हैं। तो इसका स्थायी भाव के साथ ही जो होते हैं वो होते हैं संचारी भाव। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 60वां प्रश्न कि अधखिला में प्रयुक्त उपसर्ग है। अधखिला में प्रयुक्त उपसर्ग है अध। हमारे ये जो प्रश्न थे वो हिंदी के थे, 20 प्रश्न जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हमारे जो 20 प्रश्न आते हैं, अब आते हैं पंचायती राज से संबंधित, जैसे कि रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज। इसमें भी 20 प्रश्न 20 नंबर के पूछे जाएंगे, जिसमें आपको जल्दी से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है या पढ़ते चलना, लिखते चलना है। और दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपको जो है पूरा पेपर पिछले साल के 37 पेपर जो हुए थे वो पूरे आपको यहाँ पर करवाने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको समय से इसकी वीडियो मिलती रहे। तो पंचायती राज में पहला जो प्रश्न पूछा था, प्रश्न क्रमांक हमारा 61वां है, हमारा गांव हमारा राज निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से संबंधित प्रकाशन है। तो मध्य प्रदेश में जनजातीय स्वराज कानून से। ठीक है। इसके बाद 62वां जो प्रश्न आया था, पूछा था कि ग्राम सभा की बैठकों का संयोजन कौन करता है। तो ग्राम पंचायत का सचिव करता है इसका संयोजन। और प्रश्न क्रमांक 63वें की बात करें तो इसमें पूछा था कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो खरगोन इसका सही आंसर हो जाएगा। और 64वां प्रश्न पूछा था कि मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना, ठीक है, मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना, जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं MPRLP, निम्न को प्रोत्साहित करता है। किसको प्रोत्साहित करता है। तो इसका राइट आंसर है स्वरोजगार एवं सूक्ष्म उद्यम को। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आता है 65वां कि देश में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा 2016 में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है। ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे सब्जियों से संबंधित जो बड़े उत्पादक है वो पूछे गए हैं, जैसे कि प्याज का पूछा गया। ठीक है। ऊपर अभी आपका जो एक प्रश्न था उसमें भी एक सब्जी से संबंधित प्रश्न था, जैसे कि मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक। तो प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक जो है आपका वो है महाराष्ट्र, आपको याद रखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 66वें की बात करें तो पूछा था कि 2016-17 से 2018-19 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की लक्षित संख्या क्या थी। तो इसका राइट आंसर है 1 करोड़। मतलब 1 करोड़ घर बनाने का जो है यहाँ पर लक्ष्य रखा गया था। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 67 की। तो इस अवधि के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMSKY कार्यान्वित की जा रही है। तो इसका राइट आंसर है 2015-16 से 2019-20 तक। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा 68वां कि भारत में 2014-15 की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सी फसल 2015-16 में अधिक उत्पादन दर्ज की गई, मतलब अधिक उत्पादित हुई है। तो इसमें आपका जो यहाँ पर जो है स्टूडेंट कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है। ये इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा।
69वें प्रश्न की बात करते तो पूछा था कि 2003 में फसल बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया और कारोबार शुरू किया। इसका राइट आंसर है एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका जो है स्थापना कार्य जो है यहाँ पर किया गया था। प्रश्न क्रमांक 70वें की बात करते हैं तो पूछा था कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई कृषि जनगणना 2010-11 के अनुसार निबल सिंचाई क्षेत्र खालिस्तान मिलियन हेक्टेयर था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64.57। इसके बाद हम बात करते हैं 71वें प्रश्न की। इसमें पूछा था कि मध्य प्रदेश पशु नियंत्रण अधिनियम, पशुओं से संबंधित अधिनियम था ये, में खालिस्तान में अधिनियमित किया गया था तो 1976 में। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 72वें प्रश्न की। 72वें प्रश्न में पूछा था कि समन्वित बाल विकास योजना कब प्रारंभ हुई थी। तो समन्वित बाल विकास योजना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। 73वें नंबर का जो प्रश्न था इसमें पूछा गया था कि IAY किस मूलभूत आवश्यकता को पूर्ण करता है। ठीक है, IAY किस मूलभूत आवश्यकता को पूर्ण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाउसिंग यानी गृह को। ठीक है, घर की आवश्यकता को पूरा करता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट 74वां नंबर का प्रश्न, जिसमें पूछा था कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है। मतलब खाद की परीक्षण की शाला नहीं है, प्रयोगशाला, वो कौन सा है, जिला भिंड है वो। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 75 नंबर का प्रश्न, और इसमें पूछा था कि मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम को निम्नलिखित जिलों में से किसमें एक गहन दृष्टिकोण के साथ कार्यान्वित किया गया है। तो राइट आंसर है इसका बड़वानी। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा 76वां कि मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूँ कौन सा है। तो सरबती गेहूँ को सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला गेहूँ माना जाता है मध्य प्रदेश में। 77वें प्रश्न में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय कामधेनु पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा रही है। तो मध्य प्रदेश में की जा रही है, इस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 78वें नंबर का प्रश्न था कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, यानी को मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, पंचायती राज। इसके बाद 79 नंबर का जो प्रश्न था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन में शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था। तो 2016 में। इसके बाद नेक्स्ट 80 नंबर का प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमा कंपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पॉलिसी जारी करती है। तो इफ्को टोक्यो जो है बीमा कंपनी है जो कि इसका पॉलिसी जारी करती है। ये थे हमारे पंचायती राज के 20 प्रश्न। इसके बाद हमारे लास्ट जो टॉपिक है, विषय है कंप्यूटर नॉलेज, यानी कंप्यूटर विषय से संबंधित प्रश्न। इससे संबंधित 20 प्रश्न पूछ जाएंगे 20 नंबर के। तो यहाँ पर कंप्यूटर का टॉपिक और हमारा बचा हुआ है, तो जल्दी से हम इसको कर लेते हैं कवर। तो हमारे 81 जो प्रश्न है 81 नंबर का, फेसबुक क्या है। तो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है ये, इसका राइट आंसर। और नेक्स्ट पूछा था 82 नंबर का प्रश्न में कि वेब ब्राउज़र कुकीज़ क्या है। वेब ब्राउज़र कुकीज़ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एक छोटी फाइल है जिसमें यूजर ब्राउजिंग डाटा है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा 83 नंबर का कि वीडियो फाइलें खालिस्तान फॉर्मेट में उपलब्ध हैं। तो AVI, ठीक है, AVI में फॉर्मेट में उपलब्ध होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 84 नंबर की, तो पूछा था कि MS एक्सेल में वर्कशीट में सभी रो और कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी खालिस्तान कुंजी दबाएं। तो कौन सी कुंजी दबाई जाती है, कंट्रोल की और A को दबा दिया जाता है, जिससे कि आपको MS एक्सेल में वर्कशीट के सभी रो और कॉलम सेलेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 85 नंबर की। तो एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट या स्थितियों का निरूपण खालिस्तान कहलाता है। तो बुक मार्क कहलाता है। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 86 नंबर की। तो इसमें पूछा था आउटलुक में नीचे दी गई इमेज में किस प्रकार के मेल पाए जाते हैं। तो इसमें आपके द्वारा भेजे गए मेल पाए जाते हैं। यहाँ पे जो आउटलुक दिख रहा है आपको, मैं जो है आपको आपके द्वारा भेजे गए मेल इसमें पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 87 नंबर के। इसमें पूछा था कि वेबसाइट एड्रेस HTTPS, और इसके बाद ये आपको लगाना है
हाइफन और www.google.com में कॉम का अर्थ किसके लिए होता है? तो कॉम का मतलब होता है कॉमर्शियल, इसका पूरा नाम, ठीक। कॉमर्शियल मतलब होता है वाणिज्यिक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाणिज्यिक के लिए, क्योंकि जितनी भी वेबसाइट हैं कॉम जिसमें लगा होता है वो व्यवसाय के हिसाब से है, इसलिए इसमें कॉम शब्द लगता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 88 नंबर के प्रश्न की, जिसमें पूछा था कि निम्न में से क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम CPU कहते हैं, का भाग है? तो ALU, जिसको हम जो है ALU शॉर्ट में बोलते हैं, अर्थमेटिक एम लॉजिक यूनिट जो है इसका भाग है। बात करते हैं 89 नंबर के प्रश्न की, जिसमें पूछा था कि MS वर्ड 2007 में कैरेक्टर्स के फॉर्मेट कॉपी करने के लिए किस आइकॉन का उपयोग किया जाता है? अगर हमें कैरेक्टर्स के फॉर्मेट की कॉपी करना है तो फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 90 की, जिसमें पूछा था कि MS वर्ड में रीडो के लिए किस आइकॉन का उपयोग किया जाता है? तो रीडो के लिए ये इस प्रकार से आपको तीर दिख रहा होगा, ऐसे घुमा हुआ इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 91 की, 91 की, MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट में हेल्प विंडो खोलने के लिए खालिस्तान कुंजी दबाई जाती है? तो कौन सी कुंजी? F1 कुंजी दबाई जाती है। और इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 92 की, 92 की, तो इसमें हमें विषम ज्ञात करना है। नीचे दिए गए हैं जो 3 एक जैसे होंगे और एक अलग होगा, तो उसको आपको विषम को छांटना है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा लाइनक्स। ये सभी एक भाषाएं हैं, जावा, C और C++, और बाकी भाषा नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 93 प्रश्न क्रमांक 93 की, जिसमें पूछा है कि MS वर्ड 2007 में मार्जिन पैराग्राफ के आरंभ के मध्य छूटा हुआ अंतराल क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं इंडेंटेशन, इंडेंटेशन कहते हैं इसको। और हमारा जो है प्रश्न क्रमांक 94 है कि कंप्यूटर माउस किस प्रकार का यंत्र डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है, आप सबको पता होगा। इसके बाद बात करते हैं 95 नंबर के प्रश्न की, तो एक संसाधनों और डेटा को साझा करने के लिए कई कंप्यूटरों से जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेटवर्क, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा नेटवर्क। और इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 96 की, 96 की, तो कंप्यूटर एक खालिस्तान है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से बिजली से चलता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 97 नंबर की, तो MS एक्सेल में सेल कंटेंट को एडिट करने का निम्न में से कौन सी सही विधि नहीं है? तो ALT कुंजी दबाना जो है सही विधि नहीं है। MS एक्सेल में सेल कंटेंट को एडिट करने के लिए ALT कुंजी जो है सही विधि नहीं है इसको दबाना, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 98 की बात करते हैं, तो पूछा है कि MS एक्सेल में एक रो एक कॉलम के प्रतिच्छेदन को खालिस्तान कहा जाता है, तो इसको सेल कहा जाता है। और इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 99 की, जिसमें पूछा है कि जीबी का विस्तृत रूप क्या है? आप जीबी बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि आप भी मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, डाटा चलाते हैं, तो आपको भी मोबाइल में 1 GB 2 GB 1.5 GB डाटा मिलता होगा। तो इसमें जो जीबी है उसका क्या अर्थ है? तो इसको बोलते हैं गीगाबाइट। G फॉर गीगा, B फॉर बाइट, तो गीगाबाइट इसका राइट आंसर है। आपको कंप्यूटर शब्द की जो शब्दावली है KB, MB और GB और TB, ठीक है, ये आपको सबको पता होना चाहिए। इनके फुल फॉर्म किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये सब इनके आपको पता होना चाहिए, और इनकी संख्या ही पता होना चाहिए कितनी होती है। और इसके बाद हम बात करते हैं अंतिम प्रश्न हमारे 100वें प्रश्न 100 नंबर का, कि MS एक्सेल 2007 में सेल में लंबे टेक्स्ट को अनेक लाइनों में विभाजित किया जा सकता है। आप ऐसा खालिस्तान के माध्यम से कर सकते हैं। तो होम टैब में रैप टेक्स्ट पर क्लिक करके, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के